गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संसदात्मक कार्यपालिका की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना करेंगे। संसदात्मक कार्यपालिका की बात अगर हम करते हैं तो अभी हम देखेंगे कि संघीय सरकार की जो कार्यपालिका होती है उसकी ब्रिटिश कार्यपालिका से क्या तुलना है। जो संसदीय कार्यपालिका कहलाती है उससे तुलना करके देखेंगे कि इनकी कार्यपालिका स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका से कितनी अंतर है या कितना अंतर है उसमें और कितनी डिफरेंट है वो। कंपैरिजन विथ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव। जिस प्रकार हम देखते हैं कि स्विस कार्यपालिका का स्वरूप संसदात्मक कार्यपालिका अर्थात इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद से कुछ अंशों में तो समान है और कुछ अंशों में भिन्नता दिखाई देती है। समानता के रूप में हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ब्रिटिश सम्राट के समान स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वह भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ही है। मतलब ये कार्यपालिका का एक प्रधान है जो औपचारिक कहलाएगा। ब्रिटिश सम्राट के समान ही स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार के अध्यक्ष को भी कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, संघीय सरकार के सदस्य संघीय सभा के दोनों सदनों में बैठते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बहुत कुछ अंशों तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान ही विधि और बजट निर्माण के कार्य में सहयोग भी देते हैं। तीसरी समानता, संघीय सरकार भी संसदात्मक व्यवस्था के मंत्रिमंडल की भांति ही पार्लियामेंट की एक समिति मात्र होती है। चौथी समानता, इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद की भांति ही संघीय सरकार संघीय संसद का पथ प्रदर्शन करती है। मतलब सरकार का काम होता है संसद को बताना क्या कार्य हो रहा है, किसकी क्या सफलता है, विकास के लिए क्या कार्य चाहिए, क्या होने चाहिए, एक सजेशन और एक गाइडेंस देने का कार्य करती है। इस प्रकार की समानताओं को देखते हुए संघीय सरकार इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद या अन्य किसी संसदात्मक कार्यपालिका से मूलतः भिन्न भी है। रचना, कार्य, शक्ति, कार्यप्रणाली सभी रूपों में संसदीय कार्यपालिका में इनमें कुछ अंतर भी देखा जाता है। अब हम अंतरों को देखते हैं। पहला अंतर है, संसदीय व्यवस्था में मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। यदि वे मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के साथ व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते तो 6 माह के भीतर ही उन्हें व्यवस्थापिका का सदस्य बनना होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक ही व्यक्ति संघीय संसद और संघीय सरकार दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। संघीय संसद के जो सदस्य संघीय सरकार के लिए चुन लिए जाते हैं उन्हें संघीय संसद से त्यागपत्र देना होता है। अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल या भारतीय मंत्रिमंडल संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था होती है कि दोनों सदनों का सदस्य में से कोई भी सदस्य होना चाहिए, उसे एक सदन का मंत्री होना चाहिए और वो अपने विभाग का मंत्री भी होता है। और अगर नहीं है तो 6 महीने में उसे व्यवस्थापिका का सदस्य बनना पड़ता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में देखने को नहीं मिलती है। स्विट्जरलैंड में क्लियर कट ये बोला गया है कि संघीय संसद का व्यक्ति या संघीय सरकार का व्यक्ति किसी एक ही जगह पद पे रह सकता है, उसकी दूसरी जगह अगर है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा अंतर हम देखते हैं, संघीय कार्यपालिका का एक प्रमुख तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद एक इकाई की भांति कार्य करती है और मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ बैठते हैं या एक साथ रहते हैं। अनुच्छेद 177 स्विस संविधान में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी, लेकिन ना तो इस पंक्ति को स्पष्ट किया गया, ना ही सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में कुछ कहा गया। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के पालन हेतु कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य केवल अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है और यद्यपि संघीय सरकार की बैठकों में सहयोग की प्रवृत्ति होती है, परंतु संघीय सरकार के सदस्य एक दूसरे के आचरण और विचारों से बंधे हुए नहीं होते हैं। जबकि संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को व्यवस्थापिका के अंतर्गत ब्रिटेन या अन्य भारत या अन्य देशों द्वारा जहां संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है वहां ये चीज़ देखने को दृष्टिगोचर होती है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्विट्जरलैंड में नहीं दिखता है। तीसरा अंतर, संसदीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल सामान्यतया एकदलीय होता है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय संकट के अवसरों को छोड़कर मिले जुले मंत्रिमंडलों को पसंद नहीं किया जाता। मंत्रिमंडल में बहुमत दल के सदस्य ही होते हैं, किंतु स्विस संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं, वरन स्विस राजनीति में महत्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।
चौथा अंतर, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद और मंत्रिमंडल का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है, किंतु संघीय सरकार और संघीय संसद के संबंध में ऐसी स्थिति स्विट्जरलैंड के अंतर्गत नहीं देखने को मिलती है। ब्रिटिश संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। यदि संसद मंत्रिमंडल के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे या बजट में कटौती कर दें, तो भी मंत्रिमंडल इसे अपने प्रति अविश्वास मानकर पदत्याग कर देता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय संसद अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर सरकार से पदत्याग नहीं करती है। यदि संघीय संसद संघीय सरकार के किसी महत्वपूर्ण समझे गए प्रस्ताव का स्वीकार भी कर दे, तो संघीय सरकार त्यागपत्र देने की आवश्यकता संघीय सरकार को नहीं पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके अतिरिक्त परिषद के सदस्य असम्मान को अपनी जेब में रख लेते हैं और संसद की इच्छा शक्ति के सम्मुख झुक जाते हैं। मतलब वो संघीय सरकार जो होती है संघीय संसद के अकॉर्डिंग काम करती है। इसी प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को भंग करवाया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद और संघीय सरकार एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते। इनका कार्यकाल केवल इस रूप में परस्पर बंधा हुआ है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान होने के कारण संघीय संसद को विघटित किया जाए, तो नवनिर्वाचित संघीय संसद नवीन संघीय सरकार का निर्वाचन करती है। स्विस संघीय सरकार और संसदीय कार्यपालिका के बीच यह अंतर सर्वाधिक प्रमुख है, और यह अंतर स्विस संघीय सरकार के ब्रिटिश मंत्रिमंडल अथवा अन्य किसी संसदीय कार्यपालिका से अधिकांश अंशों में भिन्नता स्थापित कर सकता है। मतलब अगर हम देखते हैं तो संघीय सरकार से अगर संघीय संसद असंतुष्ट हो जाए तो वो भंग कर सकती है लोक सदन को, और लोक सदन को भंग होने के बाद लोक सदन का नया चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति नहीं देखने को मिलती है। संघीय संसद जो डिसीजन दे देती है या इनके संघीय सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानती है, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है और संघीय सरकार संघीय संसद के अकॉर्डिंग फिर चलती है। इनके नेक्स्ट अंतर के रूप में हम देखते हैं, स्विस संघीय सरकार में वैसे नेतृत्व का भी अभाव है जिस प्रकार का नेतृत्व संसदीय व्यवस्था अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल को प्रदान किया जाता है। मतलब इंग्लैंड में एक ही एकल कार्यपालिका कही जाती है या एक हेड माना जाता है। एक व्यक्ति एक कार्य एक आदेश की भावना से लोग काम करते हैं। लेकिन स्विस संघीय सरकार में हम देखते हैं कि बहुल कार्यपालिका का नेतृत्व रहता है। बहुल कार्यपालिका नेतृत्व प्रदान करती है, उसमें सभी लोगों का मत बराबर गिना जाता है और एक इंचार्ज जो भी बनाया जाता है या हेड बनाया जाता है जिसको मुख्य की भूमिका दी जाती है, वो भी सबकी सहमति के द्वारा ही नियम कानून का निर्माण करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन तथा अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है और उसका पद समस्त शासन व्यवस्था में बड़ा प्रभावशाली होता है। किंतु स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष केवल समसहयोगियों में ही प्रथम है और उसे यह पद केवल 1 वर्ष के लिए ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अनुरूप इनकी संघीय सरकार को नहीं माना जा सकता। कुछ समानताएं यहाँ ज़रूर देखने को मिलती हैं, लेकिन काफ़ी असमानताएं भी देखने को मिलती हैं जो स्विस संविधान को संसदीय व्यवस्था प्रणाली से अंतर उनको दिखाती हैं। या अंतर रखने को उनका एक लक्षण स्विट्जरलैंड का दिखाया जाता है या संविधान द्वारा बताया गया है।